शिवरामपुर में दो बहनें कविता और श्रीजा रहती थी। जब ये दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इसलिए कविता ने श्रीजा को पालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कविता को कपड़े सिलना बहुत पसंद था और कपड़े सिलकर जो पैसे मिल रहे थे उससे वो अपनी बहन को पढ़ा रही थी। एक दिन जब कविता अपने कपड़े सिल रही थी तो श्रीजा उसके पास आई। दीदी, तुम मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो, मैं भी पढ़ लिख कर तुम्हारी कुछ मदद करूंगी दीदी। कविता हंस दी और बोली, श्रीजा, तू बस अच्छे से पढ़, ये काम मेरे लिए कोई कठिन नहीं है। और तुझसे किसने कहा कि मुझे तुझे पढ़ाना मुश्किल लग रहा है? अगर माँ और पिताजी जीवित होते तो वो तेरी कितनी अच्छी तरह से देखभाल करते। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ तेरी बहन नहीं बल्कि तेरे माँ बाप की तरह हूँ और अगर तू मेरी मदद करना चाहती है तो अच्छे से पढ़ाई कर और एक अच्छा मुकाम हासिल कर। ये सबसे बड़ी मदद होगी तेरी मेरे लिए। तो श्रीजा बोली, ठीक है दीदी, जैसी आपकी आज्ञा। स्कूल की देर हो रही है, मैं जाऊं? हाँ दीदी, उसने कहा। अपना बैग उठाया, एक डिब्बे में कुछ बीज रखे और स्कूल के लिए निकल गई। थोड़ी आगे बढ़ी थी कि एक जंगल पड़ा। उसने अपना डब्बा निकाला और वहां पर बीज फैला दिए। तब सभी प्रकार के पक्षी आकर उन बीजों को चुगने लगे। वहां लगा एक बड़ा सा पेड़ बोला, तुम मेरे लिए क्या लाई हो श्रीजा? पेड़ के ऐसे पूछने पर श्रीजा पीछे बढ़ी और जाकर पेड़ से लिपट गई। पेड़ हंस दिया और बोला, आज तुम जरा देर से आई हो। हाँ, अपनी दीदी से कुछ देर बातें करने लगी थी। वो मुझे पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस तरह पेड़ और श्रीजा बहुत देर तक बातें करते रहे। ओह, स्कूल पहुंचने में तो आज देर हो जाएगी, मैं कल फिर आऊंगी, उसने कहा और स्कूल के लिए निकल गई। इस तरह हर दिन श्रीजा पक्षियों को दाना डालती और फिर पेड़ से बात करती और स्कूल के लिए निकल जाती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में उसे एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के बारे में पता चला। सभी को अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनकर उस दिन स्कूल में आना था। उस प्रतियोगिता में जीतने वाले को पुरस्कार भी मिलना था। प्रतियोगिता के बारे में सुनकर सारे बच्चे आपस में बात करने लगे। कुछ देर बाद श्रीजा की क्लासमेट पूजा ने उससे कहा, अरे सब लोग जरा श्रीजा को देखो, उसके पास केवल एक ही ड्रेस है, हमेशा वही पहन कर आती है। उस प्रतियोगिता में भी ये वही ड्रेस पहनेगी। मुझे तो यही लग रहा है। श्रीजा, कम से कम महीने में एक बार तो अपनी इस ड्रेस को धो लिया कर, देख कितनी गंदी हो रही है। वैसे मैं कल अपने पापा के साथ नए कपड़े खरीदने जा रही हूँ, तू आएगी? मैं अपने पापा से रिक्वेस्ट करूंगी तेरे लिए भी एक ड्रेस खरीदने के लिए। श्रीजा गुस्से में बोली, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी बहन ने कहा है कि वो मुझे अच्छे कपड़े खरीद कर देगी। तुम देखना प्रतियोगिता के दिन मेरी ड्रेस को, समझी? जब उसने ऐसे कहा तो सारे बच्चे उसे सताने लगे। उस दिन वो बड़ी उदास होकर अपने घर पहुंची। कविता उसका उतरा चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, श्रीजा, क्या हुआ, तू इतनी उदास? दीदी, हमारे यहाँ ड्रेस कंपटीशन है और सभी को नई ड्रेस में आना होगा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है नए, है ना? फिर उसने बताया कि स्कूल में क्या हुआ। कविता को उसके लिए बड़ा अफसोस हुआ। इतनी सी बात का तुझे इतना बुरा लग रहा है? कल हम भी शहर जाएंगे और तेरे लिए एक नई ड्रेस खरीदेंगे। कविता ने ऐसे कहा तो श्रीजा खुश हो गई। उस रात जब श्रीजा सो रही थी, कविता अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठकर, आप दोनों हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक नई ड्रेस नहीं खरीद पाऊंगी। अगर आप होती तो ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा होता ना? हाँ पापा, मम्मा। श्रीजा ने ये सब कुछ सुन लिया। अगले दिन श्रीजा उस पेड़ के पास गई और उसे अपना दुख बताया। पेड़ ने उसकी सारी बात सुनी और, अरे इतनी सी बात, ये पक्षी तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुम्हें चाहिए, पेड़ ने कहा और अपने पत्ते गिराने लगा। तब सारी पंछी और आसपास के पौधे उनके पास जो कुछ भी था ला लाकर श्रीजा के सामने रखने लगे। श्रीजा सभी चीजों को लेकर अपनी बहन कविता के पास गई और उससे कहा, दीदी, क्या तुम इन सभी चीजों को जोड़कर मेरे लिए एक ड्रेस बना सकती हो? मैं शहर जाकर कोई ड्रेस नहीं खरीदना चाहती। श्रीजा ने उसे सारी चीजें पकड़ा दी। उस दिन कविता को किसी ने एडवांस पेमेंट किया था। उसे कहा था कि उन्हें एक ड्रेस अर्जेंट चाहिए।
वो उन पैसों को लेकर एक दुकान पर गई और एक सुंदर सा कपड़ा खरीदा और फिर एक फ्रॉक बनाकर उस पर वो सारी चीजें जो श्रीजा ने जंगल से लाकर दी थी चिपका दी। जब अगले दिन वो स्कूल उस ड्रेस को पहनकर गई तो सभी चौंक गए। साथ ही उस सुंदर ड्रेस को पहनकर आने के लिए उसे प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार। तिरुचिरापल्ली में तारा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो एक भले स्वभाव की लड़की थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था दिव्या। दिव्या के माता पिता काफी अमीर थे। दिव्या की माता पिता की तुलना में तारा का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। दिव्या के माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन तारा उसी गांव में अपनी पढ़ाई करती रही। कुछ दिनों बाद दिव्या छुट्टियां मनाने के लिए वापस अपने गांव आए। दिव्या ने तारा को उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आने के लिए फोन कर दिया था और वो एयरपोर्ट पर खड़ी होकर उसके आने का बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई थी। जब उसने तारा को आते देखा तो बोली, What is this, तारा? तुमने मुझसे कितना इंतजार करवाया? You are so late. तारा उसके वापस आने और उसे घर ले जाने की बात से बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने इस तरह कहा तो उसे दुख हुआ। अरे तू जानती तो है दिव्या, यहाँ की सड़कों का हाल। अच्छा, तो सड़कें अभी भी वैसी ही है, टूटी फूटी। अच्छा चल। गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगी तो उससे स्मोक निकलने लगा। ये देखकर दिव्या हंस पड़ी। तारा, तू गाड़ी चला रही है या ट्रेन? इतना सारा धुआं, या तूने कोई मच्छर मारने की दवा लगाई है? दिव्या ने कहा और बेतहाशा हंसने लगी। उसके इस तरह हंसने पर तारा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ ही दूर चले थे कि तारा की बाइक रुक गई। दिव्या, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी दूर ऐसे ही पैदल चलेंगे, वहाँ एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ रिपेयर कराएंगे, उसने कहा। अरे घर से निकली थी तभी करवा लेती ना मरम्मत, चल अब। एक दिन दिव्या घर में बोर हो रही थी तो वो तारा के घर गई। वहां उसने तारा को गाय का दूध दूहते देखा। ये देखकर, तारा ये क्या कर रही है तू? मैं गाय का दूध दूह रही हूँ। क्या? तुम्हारे पास गाय का दूध निकालने के लिए मशीन नहीं है? मुझे लगता है तुम अभी भी पुराने जमाने में ही हो। शायद तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तकनीकें कितनी डेवलप हो चुकी हैं। उसने बोलना जारी रखा, लेकिन तारा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। तारा, आई एम गेटिंग बोर्ड, कहीं चले? मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, वहाँ बहुत मजा आएगा। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे हमारी और सहेलियाँ भी आती हैं। चलो तारा, मुझे भी कितने दिन हो गए, मैं अपनी सहेलियों से मिली ही नहीं, वहीं चलेंगे, दिव्या ने कहा। तारा को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने अपना सारा काम एक तरफ किया और उसे एक झील पर ले गई। वहाँ दिव्या की सभी सहेलियां तैर रही थी और मस्ती कर रही थी। वे सभी दिव्या को देखकर बड़ी उत्साहित हो गईं और बोली, दिव्या आना, जल्दी आ, कितने दिन हो गए साथ में मस्ती किए हुए, जल्दी से कूद जा। लेकिन दिव्या उन सबको उस झील में तैरते देखकर बोली, नो वे, इस गंदे पानी में मुझे नहीं तैरना, नेवर। तुम लोग क्या छोटी छोटी बच्चियां हो जो झील में कूद पड़ी इस तरह? हाँ? दिव्या के इस तरह रूखे तरीके से कहने पर सारी सहेलियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन दिव्या पानी में नहीं उतरी, वहीं खड़ी रही। एक दिन दिव्या सड़क पर टहलते हुए कहीं जा रही थी। तभी एक बड़ा सा बैल दिव्या के सामने आ गया, जिसे देखकर वो बेहद डर गई और वहां से भागी। ये होते तारा और उसकी सहेलियों ने पेड़ के पीछे से देखा। जब बैल दिव्या का पीछा कर रहा था तो वो जाकर उसी झील के पानी में कूद गई। दिव्या खुद को बचाने के लिए तैरती हुई झील के दूसरे किनारे चली गई। आखिरकार जिस पानी को वो गंदा बता रही थी, बैल से बचने के लिए उसे उसी में कूदना पड़ा। ये सब देखकर तारा और सहेलियों की हंसी छूट गई।